बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ जंक्शन के प्लेटफार्म से आज का लेक्चर मैं लेके आया हूँ अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए। लॉ एडमिशन टेस्ट जो है इसके बारे में पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी इस चैनल पर, और आज दोबारा मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उसमें यह है कि सबसे पहले मैं आपको इस पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो मैं बता दूँ। इसमें 75 मार्क्स जो है ना, लॉ एडमिशन टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का, और 75 मार्क्स इसके अंदर जो वो MCQs के होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के उसमें MCQs होते हैं, और 25 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिसको आप नसर कह लें उसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है ये बयानिया जो इसमें तरीका है लिखने का, जिसमें डिस्क्राइब करना है, आपने चीज़ों को बयान करना है, उसमें एक पर्सनल स्टेटमेंट आती है और दूसरा जो है एक शॉर्ट ऐसे आता है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये 10 मार्क्स की होती है, शॉर्ट ऐसे 15 मार्क्स का होता है, तो 25 मार्क्स ये बनते हैं। MCQs और डिस्क्रिप्टिव दोनों के मार्क्स जो होते हैं ये ऐड किए जाते हैं और 100 मार्क्स का टोटल ये पेपर होता है, ये टेस्ट होता है जो ETC वाले कंडक्ट करते हैं HEC के अंडर, और इसमें 50 मार्क्स लेने लाजमी होते हैं। ये इनफैक्ट राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल जो है उसके ऊपर ये पर्सनल स्टेटमेंट या इनफरादी या ज़ाती बयान जो है वो आता है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये पर्सनल स्टेटमेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के ज़हन में आएगा कि कौन सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे जो है वो आप इंग्लिश या उर्दू दोनों में से किसी एक ज़बान में लिख सकते हैं, और किसी एक ज़बान में ये आप लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पेपर में पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपने उर्दू में लिख दी है और उसके बाद जो ऐसे है वो आपने इंग्लिश में कर दी है। दोनों लैंग्वेज जो है एक चूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, उसमें आप पेपर को इसमें आप हल कर। दूसरा ये है कि जो MCQs का पोर्शन है उसके लिए OMR शीट दी जाती है, तो OMR शीट के ऊपर आपने उस बबल को, जो करेक्ट ऑप्शन है आपके मुताबिक, उसको आपने फिल करना होता है। इसके लिए आपको अलग से एक आंसर शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आपने अपने हाथों से, अपनी ओन हैंड राइटिंग में, हाथ की लिखाई से इसको लिखना है। ये स्टूडेंट की बेसिक कन्फ्यूजन थी जो मैंने अभी आपको बताई। दूसरा इसमें यह था कि बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या जो OMR शीट है MCQs है, MCQs जो है उसकी तो जब टेस्ट होगा उसकी शाम को या नेक्स्ट डे ऑफिशियल कीज़ आ जाती हैं। जिस तरह बहुत से एप्टीट्यूड टेस्ट हैं पाकिस्तान में होते हैं NTS के थ्रू भी, और दूसरे जो हमारी और सर्विसेज हैं टेस्टिंग सर्विसेज उनके थ्रू भी होते हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं उनके थ्रू भी होते हैं ये। तो उनकी जो शीट है उसमें वो आ जाती है। उसके बाद आप अपनी उस आंसर शीट के अंदर से, और साथ ये होता है कि आप जो OMR शीट है इस पे जब आप सॉल्व करते हैं, कोई भी बबल फिल करते हैं, इसके नीचे एक कार्बन कापी होती है। वो कार्बन कापी जो है वो जब आप अपना आंसर शीट सबमिट करवाते हैं अपनी OMR वाली एग्जामिनर को, तो वो कार्बन कापी वहाँ से उतार के आपको दे जाता है। उस कार्बन कापी को आपने फिर जो आंसर शीट बाद में ऑफिशियल आंसर शीट्स आएंगी उनसे आपने मैच कर लेना, तो आपको अपने MCQs के मार्क्स उसमें पता लग जाएंगे कि जो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है इसका पेपर अलग से मार्क होता है 25 में से, और 25 के अंदर जैसे आपने MCQs के अंदर आपने 75 में से 25 मार्क्स लिए हैं, और 25 मार्क्स आपके जो इसमें आ गए हैं ज़ाती बयान में, इनफरादी बयान में या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में या ऐसे में, तो आप पेपर में पास हैं। अगर आपके 30 MCQ से आ जाते हैं और 20 आपके जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है तो आप लैट के टेस्ट में पास हो जाते हैं। और अगर आपके MCQs के अंदर 50 मार्क्स आ जाते हैं और इसमें डिस्क्रिप्टिव में आपका कोई मार्क्स नहीं आता, तो फिर भी आपका टेस्ट पास कंसिडर होता है। दोनों के नंबर ऐड किए, दोनों के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। तो ये बेसिक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स की जो थी ये मैंने आपको दूर कर दी है। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको अब तरीका ये बताने लगा हूँ कि इनफरादी मार्क्स जो है, इनफरादी बयान आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखी जाती है। सबसे पहले एक बात अपने ध्यान में रखें, स्टैट के अंदर एक एरर लर्निंग मॉडल है। तो एरर लर्निंग मॉडल ये कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो है उसको जॉब पे रखा गया है और उसको टाइपिस्ट की जॉब मिली है। अब टाइपिस्ट की जॉब उसको किसी ऑफिस में मिली है, वहाँ पे फर्स्ट डे उसको उसका ऑफिसर या उसका हेड जो है या इंचार्ज उसको एक टाइपिंग करने के लिए देता है पेजेस, तो वो टाइप करता है। जब वो टाइपिंग करता है उसके अंदर से एरर्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं। तो ये गलतियाँ जब अगले दिन उसको दोबारा प्रैक्टिस उसकी जब होगी तो इन
मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, गलतियाँ कम हो जाएंगी। इस तरह प्रैक्टिस करते करते उसके काम में कोई भी गलती नहीं होगी, एरर फ्री हो जाएगा। इसी तरह ये गलतियाँ जो होती हैं इसके अंदर राइटिंग में, इसमें मार्क्स जब आते हैं ना, मार्क्स के अंदर आपने एक चीज़ रखनी है कि आप, क्योंकि ये लैंग्वेज के अंदर आप इसको सॉल्व करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट को भी और अपने ऐसे को भी। ऐसे जो है ना, इसमें मैं आपको एक वर्ड बता दूं, ऐसे ESSAY, ऐसे, इसका क्या मीनिंग है? हम समझते हैं कि ये मजमून है कि चीज़ के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। इनफैक्ट ऐसे ESSAY, ऐसे, इसका मतलब होता है वेल कंपोज्ड। और वेल कंपोज चीज़ें जो है ना वो अपनी तरतीब के साथ इसमें होना लाजमी है। अगर तरतीब नहीं है आपकी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जिस तरह म्यूज़िकल कंपोजिशन आप सुनते हैं अक्सर सॉन्ग्स के अंदर, या म्यूज़िकल कंपोजिशन वैसे आप अकेली सुनते हैं, तो उसमें हर सुर उसका अपनी जगह के ऊपर बोल रहा होता है। तो ऐसे के अंदर भी सबसे पहले आपकी तरतीब होनी चाहिए। अगर आपके ऐसे में तरतीब नहीं है, रेलिवेंसी नहीं है, तो आपका ऐसे मार्क्स नहीं देगा। सेकंड, इसमें ये बात होती है कि आपके ऐसे में जितनी गलतियां ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स, आपके नंबर इसमें कम आएंगे, क्योंकि इसमें गलतियों के नंबर कट जाते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रख। इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए सबसे जो मेन जो प्रिंसिपल है वो ये होता है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कि आप जो चीज़ लिखें उसको सिंपल लिखें और शॉर्ट लिखें। दूसरे वर्ड में मैं आपको बता दूं कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती इतनी हाई फाई इंग्लिश, आप रेडीमेड इंग्लिश इसके ऊपर लिखें। ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है। अगर आप रेडीमेड वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे। जब ये मिस्टेक्स होंगी आपकी तो फिर वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट के अंदर इस लेवल की, क्योंकि इंटर का लेवल है, आफ्टर मैट्रिक लेवल है ये, यानी आफ्टर इंटर लेवल है। इंटर से मैट्रिक तक जो लेवल होता है स्टूडेंट का, वो एक जो स्टूडेंट का मिड लेवल उसको कहा जाता है। इस मिड लेवल के ऊपर मिड लेवल का नॉलेज ही आपको चाहिए। इस मिड लेवल के ऊपर आपको मास्टर्स का नॉलेज नहीं इसके अंदर चाहिए, और ना ही ऐसी चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड की जाती इस लेवल के ऊपर। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट लिखना है। आप चीज़ों को चाहे इज़ आर एम में लिख दें, ज़ाहिर हेल्पिंग वर्ड हैं, सिंपल चीज़ें हैं, तो आपकी सिंपल इंग्लिश लिखी हुई वो आपका इम्प्रेशन बनाएगी इसमें, बजाय इसके कि आप इर्द गिर्द से चीज़ें जो अपने ज़हन के अंदर मांग के बारो करके और बहुत मुश्किल वर्ड आप उसको याद करके आप इसके अंदर लिखेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें मिस्टेक्स करेंगे। जब गलतियां होंगी तो आपके मार्क्स नहीं हैं। उर्दू में भी यही बात होती है। लैंग्वेज के अंदर एक स्टैंडर्ड है लिखने का, कि स्टैंडर्ड क्या है कि रेलिवेंसी हो, तरतीब हो उसमें। अब तरतीब आप समझते हैं, मैं बड़ी आपको एक जर्नल सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप मिडिल में थे तो आप एक मजमून लिखा करते थे, ऐसे अलामा इकबाल पे ठीक मजमून लिखें। अब अलामा इकबाल पे जब मजमून हम लिखते थे तो अलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, इसके बाद आप लाहौर आ गए। तो ये क्या है, एक तरतीब चल रही है उसके लिए, कोहेसिवनेस, एक तरतीब है उसके अंदर। जब तक आपके ऐसे में तरतीब नहीं होगी उस वक्त तक ज़ाहिर है कि आपकी अरेंजमेंट नहीं होगी। तरतीब मैटर करती है उर्दू के अंदर। और दूसरी बात कि उर्दू के अंदर राइटिंग जो है वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से स्टूडेंट की बहुत वीक है। स्टूडेंट उर्दू को प्रैक्टिस ही नहीं करते। हालांकि जब आप लीगल प्रोफेशन में जाएंगे आगे, अब तो ये बिल्कुल आपका डे फर्स्ट है ना, लैट के अंदर आपको लिखना चीज़ें। जब आप कल जाएंगे आपको लीगल ड्राफ्टिंग उर्दू में करनी पड़ेगी, तो उर्दू को इम्प्रूव करें अभी से आप। जब तक आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी उस वक्त तक आप इसके अंदर ड्राफ्टिंग के अंदर कम से कम आप कामयाब नहीं हो सकते। आप उर्दू अखबारात पढ़ें, आप अच्छी किताबें पढ़ें। मेरे एक उस्ताद थे तो वो हमेशा कहा करते थे, विंग कमांडर उस्मानी साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे उनको, तो इंग्लिश के टीचर थे। तो वो हमेशा एक बात मुझे बताया करते थे कि डोंट रीड गुड बुक्स, रीड ओनली द बेस्ट। कि जो बेस्ट बुक्स हैं वो आपने इसमें पढ़नी हैं। गुड बुक्स जो हैं वो तो आपके मिडिल लेवल की बुक्स हैं, तो ओनली द बेस्ट जो चीज़ें हैं ना वो आप उसको पढ़ें। लेकिन अब यहाँ भी आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अब ओनली द बेस्ट सर ने कह दिया है तो हमें बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये बात नहीं है। ओनली द बेस्ट का मतलब ये है कि जो बुक पढ़ के आपका माइंड उससे मतलब ले सके।
तो वो बुक बेस्ट होती, जो माइंड आपका डाइजेस्ट कर सके, एब्जॉर्व कर सके उसको। और इंग्लिश के अंदर भी ये बात है कि हम लिखते हैं कि आप इंग्लिश राइटिंग में स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश राइटिंग के अंदर वो ये होता है कि आपका जो लिखा हुआ कोई भी आर्टिकल, कोई भी आपका ऐसे, कोई भी आपका पैराग्राफ, वो एक लेमैन जो है उसको अगर पढ़ के उससे मतलब निकाल सके, उसको समझ आ जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश राइटिंग का ये असूल है, इंग्लिश राइटिंग का ये प्रिंसिपल है। तो आप चाहे लैट के अंदर चीज़ें लिखें, उसके बाद आप जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखेंगे, आप ज़ाहिर है कि जब फर्स्ट स्टेप के ऊपर आप नहीं जाएंगे, तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर जब तक आप नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। सिंपल बात है, ये फर्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत लाजमी है। तो जब भी आप किसी सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप के ऊपर आप अपना कदम रखते हैं, तो ये आपका फ़र्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप जब आपका फर्स्ट स्टेप रखेंगे तो आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे ना। पैराशूट से तो आप ऊपर नहीं जा सकते, आपने K2 सर करनी है, तो K2 सर करने के उसके बेस कैंप से फर्स्ट स्टेप आप रखेंगे तो आप ऊपर चढ़ेंगे ना, अदरवाइज़ तो आप नहीं जा सकते। पैराशूट से तो नहीं होगी चोटी सर ना आपकी। तो पैराशूटर्स हमेशा नाकाम होते हैं इसके अंदर, नॉलेज के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई पैराशूट नहीं है। तो राइटिंग का जो आपका मैंने आपको ये स्टैंडर्ड इसमें बताए हैं, तो ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उर्दू का एक पर्सनल स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं 20 दिसंबर 2002 को कराची में पैदा हुआ, जहाँ पर मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। मेरा तल्लक एक पढ़े लिखे घराने से है। मेरे वालिद साहब एक कॉलेज में दर्स व तदरीस के वाबस्ता हैं और मेरी वालदा हाउसवाइफ हैं, घरेलू खातून हैं। और इब्तदा से ही मेरी तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई और तालीम के अलावा मैं हम निसाबी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता था। मेरे 2 भाई और एक बहन है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर इसकी सबसे फ़र्स्ट सीक्वेंस आपको बता दी मैंने। तो फर्स्ट सीक्वेंस जब अब मैंने आपको बता दी, यहाँ से आपने अपना आगे डेवलप करना है। उसके बाद आपने लिखना है कि मैंने प्राइमरी अपनी इब्तदाई जो तालीम है वो मैंने मिल्लत हाई स्कूल गुलिस्तान जौहर से हासिल की, जहाँ पर मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबरों में या नुमायाँ नंबरों के अंदर कामयाबी हासिल की। इसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दाखिल हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दाखिल होने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में ज़ाहिर है कि मेरा हम निसाबी सरगर्मियों का शौक़ था, तो मैं डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर मैंने वहाँ उसकी मेंबरशिप ली और कॉलेज की सतह पे इनाम भी जीते। इसके बाद जब रिज़ल्ट आया, ज़ाहिर है कि ये चीज़ें जो है ना आपने इस तरह साथ लेके चलनी है कि एक उसकी तरतीब आपने बनानी है। रिज़ल्ट आने के बाद, अब इसके बाद मैं आपको आगे चलाता हूँ। रिज़ल्ट आने के बाद क्योंकि मैं अच्छे नंबरों में पास हो गया था, मेरा जो इंटर है वो अच्छे नंबरों में पास हो गया था, अब मेरे लिए आगे तालीम का शोबा जो है वो एक ख़ास शोबा इख्तियार करना लाजम था, जिसके लिए मैंने अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे मैंने मशवरा किया। तो सब ने मुझे ये मशवरा दिया कि कानून की तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि बानियान पाकिस्तान में से अक्सरियत जो थे वो कानून के तालिब इल्म थे और कानून के माहिर थे। लिहाजा अभी मैं कानून के तालीम हासिल करने के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अपनी सलाहियतों पे, अल्लाह ताला की रहमत पे, कि मेरा ये टेस्ट पास होगा और मैं LLB में दाखिला ले के इंसाफ के लिए जद्दोजहद करूँगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तरतीब है इसके अंदर। जो स्टूडेंट गलती वो ये करते हैं कि फ़ौरन स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने अभी इंटर किया है, मैं लॉ करना चाहता हूँ, मैं लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहता हूँ। तो ये गलत है, ये तरतीब गलत हो गई ना। जब से इनफरादी बयान का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर कि आपने फ्रॉम पॉइंट 1 से लेकर लास्ट पॉइंट तक इसको लिखना है, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें कदम ब कदम आपने चलना है। जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे उस वक्त तक आप इसको नहीं लिख सकते। दूसरा एक और गलत फहमी स्टूडेंट्स के अंदर है, वो ये इसमें चाहते हैं और ये करते हैं बहुत से स्टूडेंट, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो, ज़ाहिर मेरा भी कानून की दरस व तदरीस के शोबे से तल्लुक़ है,
इस लेवल पे स्टूडेंट जो हैं वो चीज़ों को याद करते हैं, तो चीज़ों को याद नहीं किया जाता इस लेवल पे। तो यहाँ से आपने एडमिशन जब आपने LLB में लेना है तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो आप उस लेवल पे चले जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज, कि यूनिवर्सिटी जो है नॉलेज को क्रिएट करती है। आप जितना एब्जॉर्व करेंगे, आप रीडिंग करें, आपका नॉलेज का वॉल्यूम, उसका हुजम बढ़ेगा। लेकिन चीज़ों को समझ के लिखें, समझ के आप उसी वक्त लिख सकते हैं जब आप इनफरादी बयान और ऐसे की खुद प्रैक्टिस करें और अपने किसी अच्छे टीचर से उसको चेक करवाएं, वो जो गलतियां आपको बताएं उन गलतियों को दूर करें। गलतियों को दूर, स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करने का भी एक फार्मूला है इसके अंदर। आप देखते हैं कि आपकी 10 गलतियाँ हुई हैं, आपको टीचर ने 10 गलतियाँ मार करके दी हैं, तो उन 10 गलतियों की करेक्ट स्पेलिंग, हर स्पेलिंग आपने 15-15 बार लिखने हैं। ये ड्रिल है आपकी, ये कभी भी ज़िंदगी में आपको वो स्पेलिंग नहीं भूलेंगे। मुझे मेरे साथी ने यही बताया था कि जब इंग्लिश में आप गलतियाँ होना अच्छी बात होती है, गलतियाँ दुरुस्त हो जाती है, वो रिमूव हो जाती हैं और आप इस्लाह होती, गलती से हमेशा इस्लाह होती है ना। तो जो गलतियाँ आपकी उर्दू में आएँ या इंग्लिश में आएँ, उनके करेक्ट स्पेलिंग को आपने 15-15 बार उसको लिखना है। आपका ड्रिल है, आप ज़िंदगी में कभी स्पेलिंग नहीं भूलेंगे और गलतियाँ आपकी नहीं आएंगी। जो चीज़ें नहीं आपको आती, जिनके स्पेलिंग आप मिस्टेक करते हैं, वही गलतियाँ होती है ना। जब वो आपकी चीज़ रिमूव हो जाएगी इसके अंदर, तो आप अच्छी राइटिंग के लिए उसके अंदर आप हमेशा लिखेंगे। और दूसरा ये है कि ये राइटिंग आपकी अच्छी इम्प्रेसिव राइटिंग और तरतीब के साथ, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी। LLB में नहीं, आपको ज़िंदगी के हर शोबे में काम आएगी। तो ये लेक्चर मेन जो मैंने आज आपको दिया है, ये पर्सनल स्टेटमेंट की राइटिंग के ऊपर दिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ऐसे राइटिंग का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़ और इस चैनल से जुड़े रहिए।